उसके लक्षण और उसके उपचार की जो सलाह दी जाती है वो विशेषज्ञों के अनुभव पर आधारित है। इस प्रोग्राम का मकसद आपको जागरूक करना है। किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। सब कुछ सेहत प्रोग्राम आपको अपने आप दवाइयाँ लेने की सलाह नहीं देता है। मैं हूं सैयद तौसीफ अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सेहत, एससी न्यूज़ का स्पेशल हेल्थ शो जहां पर बात होती है हमारी और आपकी सेहत की। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हम सभी ने सुना है पर विस्तार में इसके बारे में हम नहीं जानते, और वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एक हेल्थ प्रोफेशन है जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय अंतर्गत आता है। 140 करोड़ वाले आबादी वाले भारत में प्रति 10,000 की आबादी पर केवल 59 फिजियोथेरेपिस्ट है। फिजियोथेरेपी की शुरुआत 1952 में मुंबई में पोलियो के फैलने के साथ हुई। इसके अगले ही वर्ष यानी 1953 में WHO के समर्थन के साथ सरकार ने मुंबई में भारत का पहला स्कूल और फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू किया। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी है क्या, फिजियोथेरेपी किस तरीके से की जाती है, फिजियोथेरेपी किन किन बीमारियों में इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके पीछे एक्सपेंसेस यानी कितना खर्च होता है और कितना वक्त लगता है इस ट्रीटमेंट के ज़रिए किसी बीमारी को अच्छा करने के लिए। अभी मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर उमैर फ़िरोज़ ख़ान, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे फिजियोथेरेपी से जुड़े सवालात। तो डॉक्टर उमैर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो मेरा सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि फ़िजियोथेरेपी आखिर है क्या? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर पठान। मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, अभी रिसेंटली वर्किंग इन सिल्लोड। तो हमारा फ़िज़ियोथेरेपी दरअसल एक जिसको हिंदी में बोलेंगे भौतिक उपचार, जो आप ऐसा है कि आप मेडिसिन्स के अलावा और जहाँ पर सर्जरीज़ हो गई है, सर्जरीज़ के बाद में हालचाल नहीं हो रहा है, उनमें फ़िज़ियोथेरेपी लगता है। और फ़िज़ियोथेरेपी आजकल एक चलता फिरता हमारा एक ट्रीटमेंट है, जिसमें आप जहाँ पर कॉस्ट भी कम लगता है और आप अच्छे से अच्छे लोगों के अंदर मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ये हुआ फिजियोथेरेपी। मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा आपसे कि जो फिजियोथेरेपी एक तरीके का ट्रीटमेंट ही हुआ है, बराबर, तो ये ट्रीटमेंट कौन कौन सी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि दर्शक ये जानना चाहता है कि बहुत सारी बीमारियाँ हैं, आजकल अनगिनत बीमारियाँ आ चुकी है, उसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल रहेगा? फिजियोथेरेपी जो है मेनली अभी उसको 4 चीज़ों में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला कार्डियो फिजियोथेरेपी, यानी हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां है, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आया है तो उनमें ब्लड प्रेशर का रिलेशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए उसके लिए कार्डियो फिजियोथेरेपिस्ट आ गए। उसी का एक ब्रांच है रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी। जैसे कि आज बीच में कोविड आया था तो लोगों की छाती भर जा रही थी बलगम के कारण, जो कि निमोनिया हो रहा था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा था, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनमें फ़िज़ियोथेरेपी का एक बहुत अच्छा रोल है और जहाँ पर फ़िज़ियोथेरेपी से वो सारी चीज़ों को क्लियर किया जा रहा था। और उसके बाद में दूसरा आएगा जो मेन रोलिंग है, न्यूरोफिज़ियोथेरेपी। न्यूरोफिज़ियोथेरेपी में अडल्ट फिज़ियोथेरेपी और पीडियाट्रिक फिज़ियोथेरेपी है। तो ये जो है एक हमारा, जैसे कि फेशियल पाल्सी आपने सुना होगा नाम, जैसे कि बीमारी पैरालिसिस है, तो पैरालिसिस ये जो सारी बीमारी है दिमाग से रिलेटेड है, तो इन बीमारियों में पेशेंट एक जगह पे पड़ जाता है। फिज़ियोथेरेपी ये रोल करता है कि पेशेंट आज जगह पर है, उसको हालचाल में लाना, एटलीस्ट उसको चलना फिरना आना चाहिए, वो अपने खुद के काम करते आना चाहिए, वो खाना पीना टॉयलेटिंग बाथिंग हो जाना चाहिए। ये न्यूरो फिज़ियोथेरेपी हो गया। इसके बाद में आएगा ऑर्थो फिज़ियोथेरेपी। ऑर्थो फिज़ियोथेरेपी में मस्कुलोस्केलेटल भी बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर फ्रैक्चर्स हो गया किसी को, फ्रैक्चर्स के बाद में उसकी मोबिलिटी नहीं है, वो पैर फोल्ड नहीं कर पा रहा, हाथ फोल्ड नहीं कर पा रहा, फंक्शंस प्रॉपर नहीं हो पा रहे, तो वो बैक टू नॉर्मल लाइफस्टाइल में आना चाहिए। उसके अंदर फिज़ियोथेरेपी का, ऑर्थो फिज़ियोथेरेपी का रोल आएगा, जिसमें बहुत सारी मोडालिटीज़ आ गई, इनका यूज़ है, कुछ एक्सरसाइज टेक्निक्स है उनका यूज़ है, इनके कारण हम फिज़ियोथेरेपी में काम करते हैं। अब जो चौथा रोल है वो आएगा जीरियाट्रिक और गायनेक, जहाँ पर बूढ़े लोगों की प्रॉब्लम्स, जैसे कि आजकल हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको सांधिवात बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ चुका है। तो इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ हैं जो उनकी लाइफ को और बढ़ा देती है, यानी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, वो काम कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। वैसे ही सेम
लेडीज़ के अंदर जो उनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, जिनमें बहुत से लेडीज़ में होता है कि पेशाब के कतरे टपकते हैं, या प्रेगनेंसी से पहले की एक्सरसाइजेस रहती है, बाद की एक्सरसाइजेस रहती है, तो उनमें रोल है। और जीरियाट्रिक में एक और बहुत अच्छा ब्रांच एडअप हुआ है, जैसे कि आजकल कैंसर हम बहुत सुनते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है लेडीज़ में, सर्वाइकल कैंसर है, तो ये सारे कैंसर्स के अंदर फिजियोथेरेपी का एक रोल है कि उनका जो पेन है कैंसर रिलेटेड, वो पेन को हम कम करें। इस तरह से ये 4 ब्रांचेस है और ये फिजियोथेरेपी वर्क करता है। एडिशनली मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, मतलब जो जिस तरीके से आपने एलैबोरेट किया बहुत सारे डिसीज़ और फिजियोथेरेपी का रोल, लेकिन आम जनता को ये जानना है कि जो कॉमनली डिसीज़ होते हैं जैसे कि बर्ड फ्लू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, या फिर जो एक मसल स्टिफनेस होता है, जॉइंट पेन्स वगैरह, तो इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल रहेगा, वो किस तरीके से इलाज करती है? अच्छा, जैसे कि अभी देखने में आता है कि हमारे पास चिकनगुनिया हुआ, चिकनगुनिया में लोगों का सबसे पहले पेशेंट्स का ये कंप्लेन रहेगा कि सर हमारे हाथ पैर दुख रहे हैं, जॉइंट स्टिफनेस है, हमारा स्पाज़म है, हमारे को अकड़ान है और उसकी वजह से हमारे को तकलीफ़ है। तो ये सारी बीमारी में कब होता है? जब पेशेंट एक ही जगह पर पड़ा रहता है, हालचाल नहीं होती है, इसके कारण ही ये जॉइंट स्टिफनेस आती है। तो फिजियोथेरेपी ये रोल करता है कि आपको मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस बताई जाती है, जिनमें पैसिव एक्सरसाइजेस रहती है, कुछ एक्टिव एक्सरसाइजेस रहती हैं जो पेशेंट को मोबाइल करती है, यानी मोबाइल मतलब उसको हालचाल में लाती है। जैसे जैसे पेशेंट हालचाल में रहेगा तो उसकी एक्सरसाइज के कारण उसकी जॉइंट स्टिफनेस तकरीबन कम हो जाएंगी, और मेडिकेशन के साथ ही साथ फिजियोथेरेपी वर्क करेगा और ये सारी बीमारियों में हम बाहर आने के लिए काम आएगा। ओवरऑल अगर बात की जाए तो फिजियोथेरेपी एक तरीके की मूवमेंट है या फिर एक एक्सरसाइज, या आपके जिस्म को जो है तो एक रूटीन में लेकर आना होता है ताकि आप जो है तो प्रॉपरली आपके जो ऑर्गेनिजम्स है यानी आपके जो बॉडी के पार्ट्स है वो प्रॉपरली वर्क कर सके। अब मेरा चौथा सवाल आपसे ये रहेगा सर कि बहुत सारे लोग जो है तो वक्त का सवाल पूछते हैं कि भाई ट्रीटमेंट के लिए कितना लंबा वक्त लगेगा, कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितने बार आना जाना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है हमारे लिए कि इस इलाज में हम कितना वक्त लग सकता है, या ये बीमारियों पर निर्भर करता है कि कितना वक्त लगेगा? जी, ये बिल्कुल बीमारियों पर निर्भर करता है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो शॉर्ट टर्म रिलीफ हो जाती है, जैसे कि अगर हम मसल स्पाज़म, जैसे आपने बताया मसल स्पाज़म, जॉइंट स्टिफनेस है, तो ये सारी बीमारियों को तकरीबन 2.5-3 हफ्ते का वक्त लगता है कि जिसे, और कुछ बीमारियां हैं पैरालिसिस वगैरह, तो इनमें वक्त ही थोड़ा इम्पोर्टेंस है। अगर हम जल्दी से उसके तरफ जाते हैं, यानी उसके स्टार्टिंग के इनिशियल आवर्स में जाते हैं, 48 घंटे में हम उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इंजेक्शंस वगैरह लेकर आ रहे हैं, तो पहले 4 महीने में हमारे लिए कोप अप करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम 4 महीने कवर कर पा रहे हैं तो पेशेंट हमारा 4 महीने में चल फिरने लग जाता है। तो ये हमारे लिए क्रूशियल टाइम है और इसमें ट्रीटमेंट उसका टाइम ये डिपेंड करता है। लास्ट सवाल ये रहेगा कि ओवरऑल जो एक्सपेंसेस होता है, यानी क्योंकि देखिए मेडिकल टर्म आते के साथ ही लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये होता है कि पैसा कितना लगेगा, क्योंकि आज मेडिकल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट तो प्रोवाइड कर रही है लेकिन उतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती है, इसलिए लोग जो है तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ अपना जो है तो रुख करते हैं। तो इस इलाज में कितना खर्च लगता है, क्या ये भी बीमारियों पर ही निर्भर करेगा कि कितना खर्च लगेगा? एग्जैक्टली, ये भी बीमारियों पर निर्भर करता है, क्योंकि मेन सबसे पहले फिजियोथेरेपी में पेशेंट से हमें करा के लेना होता है, और कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती है इनिशियली कि पेशेंट कर नहीं पाता तो हमको पूरा एफर्ट्स लगाना पड़ती है। मशीनरीज़ का रोल आता है जो अच्छी खासी कॉस्टली होती है, इन मशीनरीज़ के थ्रू हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसी के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है। दर्शकों, जाते हुए व्यूवर्स के लिए एक एडिशनल सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन यानी कोविड के आने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिशियल वर्क घर से कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल आजकल हो रहा है। तो सर से मेरा सवाल रहेगा कि कुछ ऐसी कॉमन एक्सरसाइजेज बताई जाए जो बैक पेन, नेक पेन, लोअर बैक पेन या फिर कह सकते हैं जॉइंट पेन में आसानी से हम लोग जो है तो उससे ओवरकम कर सके या रिलीफ हासिल कर सकें। अभी जैसे कि हमारे पास सर आप बोल रहे हो सर्वाइकल पेन, जैसे नेक पेन, बैक पेन है, तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं कंप्यूटर पे ज़्यादा काम आता है, तो उनके लिए सबसे बेसिक एक्सरसाइज आप ये क्या करना है कि हर आधे घंटे में आपको थोड़ा सा मूवमेंट्स करना है। यानी आप बैठे हो, आपको नेक पेन है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि गर्दन को इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे, फिर इसी तरह से नीचे लेकर आएंगे। ये आप 10 बार करेंगे अच्छे से। फिर इस तरह से आप सीधे तरफ लेके जाएंगे और इस तरह से दाएं तरफ लेके आएंगे, ये 10 बार करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आप हाथ इस तरह से लेकर आएंगे, दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे,
नेक पीछे के साइड लेके जाएंगे, फिर सामने आएंगे। इस तरह से ये तीनों एक्सरसाइज आपको नेक पेन को रिलीव करने के लिए करना है। और जो बैक पेन वाले पेशेंट्स हैं उनको मेनली थोड़े पैर स्ट्रेच करना है, पंजों की थोड़ी मूवमेंट करते रहना है थोड़े थोड़े टाइम पर। और ये चीज़ एक सबसे पहले आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि आप बैक सपोर्टेड अच्छे रहना चाहिए। जो चेयर आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर पीछे से सपोर्ट अच्छा रहना चाहिए। और आपको वर्क करते टाइम सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात कि आपको इरेक्ट पोस्चर टाइट रखना है। जितना आप टाइट रहेंगे आपको पेन उतना कम रहेगा। ठीक है। तो ये थे डॉक्टर उमैर फ़िरोज़ ख़ान, जिन्होंने हमें फ़िज़ियोथेरेपी और फ़िज़ियोथेरेपी से जुड़े जितने भी हमारे सवालात के उनका सही जवाब दिया और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि फ़िज़ियोथेरेपी एक बहुत कॉमन सा, एक आसान सा इलाज है जिसको आप आपके डेली रूटीन लाइफ में भी कर सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ती है, कुछ बीमारियाँ आपको ऐसी हो जाती है जहाँ पर फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप किसी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके उस बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। तो आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए इस एपिसोड की जानकारी इकट्ठा की है सैयद तौसीफ़ अली ने। कैमरे के पीछे है अरहान शेख। जाते हुए मैं आप सबसे एक अपील करूंगा कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। सिर्फ सब्सक्राइब ही ना करें बल्कि हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए सैयद तौसीफ़ अली को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।